तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज से आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और आज से आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है विज्ञान का, ठीक है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। और इससे पहले जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपको ऑलरेडी सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की जो प्ले लिस्ट हैं वो बना दी गई हैं आपके लिए। आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी जो भी क्लासेस आपकी छूटी हैं उन्हें आप देख लीजिए, ताकि इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं उन्हें आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दूँ, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन जो है वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो पुराने ओल्ड पेपर हैं 2016 से लेकर, ठीक है, 2023 तक के, ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक के, वो आपको बहुत जल्दी सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे ही आपकी ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होगी, आपकी ये जो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर, ताकि आपको पता होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो चलिए आज की इस क्लास को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अभिनव तारा किसे कहते हैं? इसी को आपका ध्रुव तारा भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ध्रुव तारा भी इसी को बोला जाता है, और अभिनव तारा भी इसी को बोला जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब लाल दानव अवस्था में तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। ऐसी अवस्था कौन सी? लाल दानव अवस्था में क्या होता है? किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, तब तारे का अंत अत्यंत रोचक और विस्मयकारी होता है। तब क्या होता है? तारा जो होता है, जो स्टार होता है, उसका अंत हो जाता है और अत्यंत रोचक और विस्मयकारी होता है, ठीक है, बहुत ही रोचक होता है देखते हुए। तो सिकुड़ने के दौरान उपरांत उत्पन्न हुई जो ऊर्जा है, ठीक है, सिकुड़ने के दौरान उपरांत उत्पन्न हुई जो ऊर्जा है वो बाह्य कवच को विस्फोट के साथ नष्ट कर देती है। जो स्टार का बाह्य कवच होता है उसे नष्ट कर देती है। इससे अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा है, ठीक है, जो एनर्जी है वो निकलती है, जो मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। इस विस्फोट के साथ अत्यंत दीप्त चमक उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ एकदम उजाला होता है, चमक उत्पन्न होती है। आवरण का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इससे एक सेकंड में उतनी ही ऊर्जा विमोचित हो सकती है जितनी सूर्य लगभग 100 वर्ष में करता है। इसके कारण जो आकाश है, ठीक है, कौन सी चीज़? जो आकाश है, इस घटना के कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है। ऐसे विस्फोटक तारे को अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं, या आपका ध्रुव तारा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभिनव तारा या सुपरनोवा भी कहा जाता है। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, चांद पर जो ग्रहण लगता है जिसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, वो चंद्र ग्रहण क्या होता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये आपका सूर्य है सन, और ये आपका मून यानी कि चंद्रमा, इन दोनों के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ये अर्थ आ गई बीच में, ठीक है, ये क्या आ रहा है? अर्थ, ठीक है, आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है आपका, ठीक। चंद्रग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी की जो छाया है, ये जो पृथ्वी है बीच में, ठीक है, इसकी जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? मून पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की छाया में है, वो छुप जाता है। चंद्रमा ये क्या होता है? ये पूरी तरह से छुप जाता है। किसकी छाया में? इस पृथ्वी की छाया में। यदि चंद्रमा पृथ्वी की परीक्षा में हो तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्रग्रहण होता है। कैसा चंद्रग्रहण होता है? पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, जब चंद्रमा यानी कि चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो ये भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता रहता है। और ये जो कंडीशन होती है, इस स्थिति को ही आंशिक चंद्रग्रहण भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगली हम बात करने वाले हैं आपके सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अमावस्या के दिन, कौन से दिन? अमावस्या के दिन। चंद्रग्रहण आपने पढ़ा, चंद्रग्रहण कौन से दिन था ये भी आपको याद रखना है। चंद्रग्रहण आपका होता है पूर्णमासी के दिन, ठीक है, पूर्णमासी के दिन। और जो आपका सूर्य ग्रहण होता है ये कौन से दिन होता है? ये भी आपको याद रखना ही होता है आपका अमावस्या के दिन। या सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। दिन सूर्य, ठीक है, क्या है? सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या है? सन। सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी किधर आ गई? इधर आ गई है पृथ्वी, इसके एक साइड में अर्थ, इसे अर्थ। पृथ्वी के मध्य जो चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है? एम, चंद्रमा। एम मतलब मून, मून मतलब चंद्रमा, एम आ जाता है। और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है।
किस पर पड़ने लगती है? चंद्रमा की जो छाया है, ठीक है, ये जो चांद की जो छाया बनती है, ठीक है, ये किस पर पड़ने लगती है? पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है, यानी कि सूर्य का ये जो सूर्य साइड में इसका वो वाला भाग दिखाई नहीं पड़ेगा जो इस चंद्रमा से ढक जाएगा, ठीक है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र चंद्रमा के उपछाया में है तथा जहां सूर्य केवल आंशिक रूप यानी कि कुछ भाग दिखाई देता है तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की प्रच्छाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये आपको समझना है। यहाँ पर अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक। इसरो आज भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग भी कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV और GSLV की मदद से क्रम से कृत्रिम और भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। इस संस्था ने इसरो ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना स्टार्ट किया था। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के संपूर्ण कार्यक्रम नासा के द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, ठीक है, और स्काईलैब, इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और इसके अलावा ओरायन बहुउपयोगी कर्मीदल वाहन व व्यापारिक कर्मीदल वाहन के निर्माण तथा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम SLP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों और नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर भी ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये आपका इसरो के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, इसे आपको समझना है, ठीक। अगला सवाल है आपका मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या है? जो मंगल ग्रह पर इस समय खोजें चल रही हैं, लगातार खोजें हो रही हैं काफ़ी लंबे समय से मंगल ग्रह पर, इसमें भारत का क्या योगदान है? तो भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश आपको पता ही होगा। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय अर्जित की जब स्वदेशी निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में अथवा फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से केवल भारत ने ही अपने पूर्व प्रयास में ये सफलता प्राप्त की है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मिट्टी के प्रकार बताइए। आपकी मिट्टी होती है मृदा, ये कितने तरह की होती है? तो ये आपकी होती है मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप हैं इसमें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी मुख्य रूप से इतने सारे टाइप हैं इसके, ये सारे टाइप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला आपका जो टाइप है बलुई मिट्टी, ठीक है, उसके बाद आपका चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ये सारे मिट्टी के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका बलुई मिट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं सैंडी सॉइल। इस मिट्टी के कणों का जो आकार है वो अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। इन मिट्टी में कणों का आकार जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इनमें पानी जो रुकता है वो बहुत कम मात्रा में रुकता है तथा इसके कणों के मध्य में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं और इसमें वायु अधिक होती है। इसके बाद दूसरा आपका चिकनी मिट्टी, जिसे क्लेई सॉइल बोलते हैं। इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं और इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है, परंतु धीरे धीरे होता है, ठीक है। जब छिद्र कम होंगे तो पानी का अवशोषण तो होगा परंतु धीरे धीरे होगा। अतः पानी की अधिकता के कारण ये मिट्टी कम उपयोगी, कैसी है, कम उपयोगी, इसमें पानी अधिक इकट्ठा रहता है, इसलिए इसकी ये जो मिट्टी है वो कम उपयोगी है, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला सवाल है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को इंग्लिश में बोला जाता है लोमी सॉइल। बालू, चिकनी मिट्टी और गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। किससे कहते हैं? बालू हो गया आपका, चिकनी मिट्टी हो गया और गाद, इन तीनों के मिश्रण को क्या बोल देते हैं? आपका दोमट मिट्टी बोल देते हैं। अगला आपका हेडिंग है
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों के द्वारा जो निक्षेपित महीन गाद होता है नदियों पर, ठीक है, उससे ये निर्मित होती है। इसके बाद आपका ब्लैक सॉइल, ये ज्वालामुखी सेलों से बनी मिट्टी होती है। ये नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। जो नमी है ये इसमें काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। और भारत में ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। मिट्टी कपास, गेहूँ, ये मिट्टी जो है कपास, गेहूँ आदि की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिट्टी है जो कि उपयोगी सिद्ध है हमारे लिए कपास और गेहूँ जैसी फसलों को उगाने के लिए। कौन सी? काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर हेडिंग है आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल। आग्नेय सेलों से निर्मित होती है ये मिट्टी। किससे? आग्नेय सेलों से। ये भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसल उगाई जा सकती है। किसकी सहायता से? उर्वरकों की सहायता से। ये मिट्टी वैसे तो कम उपजाऊ होती है लेकिन अगर उर्वरक मिलाया जाए मिट्टी में, ठीक है, खाद मिलाई जाए तो निश्चित रूप से इसमें फसल आसानी से उगाई जा सकती है। इसके बाद आपका लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी के बारे में यहाँ पर बताया गया, आप देखेंगे। पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा से अधिक वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी को ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है? जो पश्चिमी घाट है और नागपुर के पठार हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों के पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है। और भारी वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसके पोषक तत्व जब धुलकर बह जाते हैं अतः ये तब कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग, अगला टाइप मिट्टी का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो है आपकी पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है जबकि घाटियों में यह आवरण अधिक रहता है। हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश हैं, ठीक है, उनमें मिट्टी का आवरण कैसा होता है? बहुत पतला रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जबकि घाटियाँ जहाँ पर बनी हुई हैं वहाँ पर ये आवरण जो मोटाई है वो अधिक होती है, यानी कि अधिक गहरा होता है आवरण। इसके बाद है बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोमी सॉइल। ये बलुई और दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें रेत की मात्रा लगभग 60 से 80% तक होती है और शेष मिट्टी जो होती है इसमें चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज हेतु मिट्टी वो यहाँ पर उपजाऊ होती है, यानी कि अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी में क्या अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, क्या अधिक किस फसल की अधिक उपजाऊ होती है? कौन सी फसल? आलू और मूंगफली की फसल जो है के लिए ये जो बलुई दोमट मिट्टी है उपजाऊ होती है। अगला यहाँ पर अंतिम यहाँ पर हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, अगली मिट्टी आपकी अगले टाइप है पथरीली मिट्टी, रॉकी सॉइल, पथरीली मिट्टी। ये मिट्टी जो होती है वो प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। कैसे? पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? रॉकी सॉइल, जिसे आप पथरीली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी पहाड़ी प्रदेशों में। इसके अलावा इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहेंगे। जब आपको पता होगा जब यहाँ पर ये पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाएगी, पहाड़ों पर पाई जाएगी तो कंकड़ पत्थर तो जाहिर सी बात है मिले ही होंगे, ठीक है। तो ये सारी आपके मिट्टी के टाइप हो गए, ये आपको याद रखना है। एक दो अगर आप इसमें छोड़ भी देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नंबर आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक। अगला सवाल आपका इसमें, अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है फसलों के प्रकार बता दीजिए हमें, बस और कुछ मत बताइए। जो फसलें होती हैं वो कितने तरह की होती हैं? ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जब क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे आपको तब उसमें बताया था कि फसलें आपकी 3 तरह की होती हैं। इनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो अभी वो क्वेश्चन आ चुका है और अब आगे के जो सवाल है ये आ गए आपके लिए। अब आपको फसलों के टाइप जो है वो बताए जाएंगे। ये जो फसलें वो ऋतुओं के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें जो वही आती हैं, तो इनके अलग अलग टाइप भी होते हैं। कुछ फसलें रबी की होती हैं, कुछ खरीफ की और कुछ जायद की फसलें भी होती हैं, ठीक है। ये 3 तरह की फसलें आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं, ठीक। सबसे पहले आपके जो टाइप है वो होता है रबी। तो रबी की फसलें जो हैं वो होती हैं आपकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, ठीक है, बरसीम जो कि जानवरों को खिलाई जाती है एक तरह से, मेथी और आलू, ठीक है। ये तो आप लोग ही खाते हैं, ये मत खिला देना जानवरों को, ठीक है। तो मेथी, आलू, ये सारी कैसी फसलें? ये रबी की फसलें। और ये फसलें कब उगाई जाती हैं? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। कौन से महीने में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अभी अगला महीना अक्टूबर का स्टार्ट होने जा रहा है तो अक्टूबर से ये जो फसलें हैं वो बोई जाने लगेंगी, जिसमें आपका गेहूँ होगा, जौ होगा, चना होगा, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी और ये आलू वगैरह, ये सारे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोए जाते हैं। ये सारी की सारी फसलें आपकी रबी की कैटेगरी में आती हैं। अगला जो यहाँ पर फसल है, अगला टाइप है फसलों का वो है खरीफ। तो खरीफ की फसलों में क्या आता है? मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, ग्वार आता है, अरहर आता है, लोबिया आती है दाल, ठीक है। ढेंचा आता है आपका, ढेंचा, सोयाबीन हो गया, उसके बाद धान, मूंगफली, कपास और जूट, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब? अभी जो समय निकल चुका है जून जुलाई का भयंकर गर्मी वाला, ठीक है, उसमें ये फसलें बोई जाती हैं गर्मी में। और जो
रबी की फसलें होती हैं वो कैसे मौसम में बोई जाती हैं, वो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है, शीत ऋतु मतलब सर्दियों में। इसके बाद जो जायद की फसलें आती हैं भैया, इसको भी आपको पढ़ना होगा, जायद की फसलें क्या हैं। जितने भी भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी परीक्षाओं तक, ताकि परीक्षाओं में आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अंतिम आपका जो टाइप है जायद का, ठीक है, ये देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। इसमें आपका बताया गया कि गर्मियों में जून तक खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को आप जायद की फसलों की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? जायद की फसलों की कैटेगरी में। ये कब होता है? जून तक, ठीक है। कब होता है ये आपका? ये फसलें कब तक होती हैं? जून तक होती हैं, ठीक है, गर्मियों में जून तक। खरबूज की फसलें बोई जाती हैं, तरबूज की फसलें होती हैं, ककड़ी की होती हैं, लौकी, करेला आदि, ठीक है। ये सब फसलें कैसी होती हैं? जायद की हैं और इन जायद की फसलों की कैटेगरी में हम रखते हैं। उसके बाद है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ठीक है। नासा, आपने बहुत नाम सुना होगा नासा का, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? नासा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए बनाई गई है संस्था है, ठीक है। अवलोकन करने के लिए स्थापना इसकी हुई थी 29 जुलाई 1958 को, 56 वर्ष पहले। कब? 29 जुलाई 1958 को, 56 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अमेरिकी सरकार है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसे आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पेपर में आ जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRSSP-4 श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से सफल प्रक्षेपण। प्रथम बार भारत से विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण। दक्षिण कोरिया के किटसैट 3 और जर्मनी KDCR ट्यूबसैट का सफल परीक्षण किया गया। इसके अलावा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ठीक है। अंग्रेजी में होता है आपका नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे संक्षेप में आप नासा भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे नासा भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे ये पूछा रहा है मिट्टी का आशय क्या है, ठीक है। मिट्टी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मिट्टी? मिट्टी, मृदा, मिट्टी, ठीक है। मृदा का क्या आशय है, या मिट्टी कह लीजिए या मृदा कह लीजिए, बात एक ही है। तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह निर्मित करता है, यानी कि इससे पृथ्वी की सतह का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ष में बन गई मिट्टी, लाखों वर्षों की प्रक्रिया है मिट्टी का निर्माण या मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना जो प्रभाव है वो चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल, कैसा? उन्हें निर्बल कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग अलग होते हैं और मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों जैसे कि जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक होती हैं। इसके अलावा जैविक शक्तियाँ भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में मदद करती हैं। किसके निर्माण में? मिट्टी के निर्माण में मदद करती हैं। तो ये आपने मृदा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पूछा जा रहा है आपका मृदा का उपयोग क्या है। मिट्टी का उपयोग तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ों में मृदा का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, और इसके अलावा मिट्टी है जो जीवों के वास स्थान का भी कार्य करती है। जैसे कि आपका केंचू हो गया, चींटी हो गई, दीपक हो गया, सांप हो गया, न्योला हो गया, चूहा हो गया, लोमड़ी हो गई। इन सभी जंतुओं के रूप में आपका बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया और शैवाला पादप के रूप में निवास करते हैं मिट्टी में। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल पेड़ पौधों को जो किससे प्राप्त होते हैं? ये सारी की सारी मृदा दे यानी कि मिट्टी से प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जो मिट्टी की ईंटें बनती हैं, आपको पता ही होगा ईंटें किससे बनती हैं? घर का निर्माण करने के लिए जब आप घर बनाते हैं तो ईंटें लेकर आते हैं, वो मिट्टी की ही बनी हुई होती हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा बर्तन का निर्माण किया जाता है, मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, ठीक है। दिए वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। घड़े वगैरह बनाए जाते हैं मिट्टी के। बहुत सारी चीज़ें जो है मिट्टी का यूज़ करके बनाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। कैसी? नेचुरल संपदा। ये नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिट्टी,
ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चलती रहेंगी और जो नए भाई बहन हैं वो हमसे जुड़ जाएं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक और फेसबुक पेज की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप हमें जरूर फॉलो कर लें। और आज की इस क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।